Hello, bachcho. Good afternoon. Good afternoon to all of you. How are you all this afternoon? So, you all know my name is Ankita, and I welcome you all to this session of NEET Biology on Doubtnut. तो जैसा कि आप लोग जानते हो, दिस इज़ अ सोल सेशन विच इज़ डन जस्ट फॉर योर बेनिफिट. डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं. पूरा हो गया है हमारा ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. बट आई एम विल बी रिकैपिचुलेटिंग दिस चैप्टर इन 2 सेगमेंट्स. आपको पता है हर दिन के आपके 2 क्लासेस रहते हैं, 12 बजे एंड 4 बजे. 12 बजे के लेक्चर एंड 4 बजे के लेक्चर में आज हम लोग रिविजन करेंगे इस पूरे चैप्टर का. दिस इज़ सोनली फॉर दोज किड्स जिन्होंने शायद इस क्लास के बीच बीच में से आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा. आपको उतना आप लोगों ने नहीं कर पाए होंगे हर एक क्लास को अटेंड, और शायद बीच बीच में से कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से छूट गई होंगी. इस वजह से आई डिसाइडेड टू डू अ क्विक रिविजन ऑन द एंटायर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर इन द 2 सेशंस ऑफ टुडे. कल हम लोग देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन फॉलोड बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको पता है हर एक चैप्टर के बाद मैं जनरली प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ आपको नीट के पर्सपेक्टिव से. सो एग्जैक्टली वी विल बी सीइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉलोड बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग क्विक रिविजन करेंगे. सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं पहले ही. दिस इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु जॉइन माय क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम. माय नेम इज़ अंकिता चक्रवर्ती. दिस इज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन and my years of experience, etc. Now moving on, as I said, we will be doing a quick revision today. आगे चलते हैं. अच्छा, बिफोर आई बिगिन विद दिस सेशन आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है. दैट इज़ ऑल माय डियर किड्स हु आर नीट 2022 एस्पिरेंट्स. जो लोग नीट 2022 अपियर करने वाले हैं उन लोगों के लिए देयर हैज़ बीन अ लॉन्चिंग ऑफ अ कोर्स विच इज़ कॉल्ड अ VIP कोर्स. सो दिस VIP कोर्स इज़ ऑफरिंग यू सर्टन बेनिफिट्स, namely 960 hours of classes followed by structured course, and all our top faculties who have been producing ranks for the past so many years would be teaching you, followed by test series. There would be rigorous test series जहाँ पे you will be able to analyze yourself every now and then, and आप decide कर सकते हो कि आपका preparation कैसा है depending on that. Followed by there would be live classes जहाँ पे आप लोग live हमारे faculty से interact कर सकते हैं. कोई भी doubt हो तो आप immediately उस time पे faculty से पूछ सकते हैं and the faculty will be answering you. And last but not the least, there would be an immense guidance from our faculty's end, because since they have mentored very huge number of students for the past many years who have been giving ranks for consecutive years, so they definitely know the temperament, the mentality of kids, and they with all their experience will be helping you to help you reach your goal of acing NEET 2022 with a great score and definitely a great rank. नाउ फिलहाल आप लोगों के स्क्रीन के सामने एक पोल आएगा. आप में से जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस पोल के लिए और जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, आप प्लीज़ हमें उस पोल के थ्रू बता सकते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड. मूविंग ऑन, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो या कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं. आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर दिया जाएगा. अब हम शुरू करने वाले हैं. जल्दी से आप लोग पोल पे आंसर कीजिए. हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा क्विज. आपको पता है कि हमारा हर एक क्लास, हर एक सेशन क्विज सेगमेंट से शुरू होता है. तो हमारा फर्स्ट क्विज is coming up very shortly, so we will be beginning with a quiz segment soon. ठीक है, जल्दी से आप लोग पोल पे आंसर कर दीजिए सब लोग. Shall we begin with the quiz? शुरू करें. चलो ठीक है. पहला क्वेश्चन, fructose is absorbed into the blood through the mucosa cells of intestine by the process called. सी, आप यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्रुक्टोज, आपको पता है कि फ्रुक्टोज एंड मैनोज में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है. इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड. क्या कहते हैं उस प्रोसेस का नाम? किस प्रोसेस से? एक्टिव, फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन, को ट्रांसपोर्ट. सो कौन सा प्रोसेस आपको लगता है कि फ्रुक्टोज इज अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू? कौन से प्रोसेस से होगा, जल्दी बताइए. आप लोग बताइए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेंगे. इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर. फ्रुक्टोज इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड. कौन से प्रोसेस है, क्या नाम है प्रोसेस का, जल्दी से बताइए. नेक्स्ट, the enzyme that is not present in succus entericus. ठीक है, आप लोगों को पता है succus entericus क्या है. कौन सा एंजाइम succus entericus में प्रेजेंट नहीं होता?
What do you think? Options given are lipase, maltase, nucleases, and nucleosidase. You have to tell me which of the enzyme is not present in succus entericus. Quickly. इनमें से कौन सा एंजाइम सक्कस एंटेरिकस में नहीं प्रेजेंट होता? जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको, क्या आंसर है? ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. फ्रुक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोजा सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जी हाँ, आपको पता है कि फ्रुक्टोज ऐसे नहीं मूव कर सकता. फ्रुक्टोज को मूव करने के लिए सोडियम चाहिए. इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन. सो इसके लिए वी कैन कॉल दिस इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नेक्स्ट एंजाइम जो कि सक्कस एंट्रिकस में प्रेजेंट नहीं है. सक्कस एंट्रिकस क्या है? दिस इज द जूस, इंटेस्टिनल जूस, राइट. इसको सक्कस एंट्रिकस कहते हैं. सक्कस एंट्रिकस में अगर आपको याद है तो कि जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम है, रादर इट हैज़ न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज. बट न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो कि बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करेंगे, वो न्यूक्लियेजेस रहते हैं पैंक्रियस के पास. सक्कस एंट्रिकस में नहीं रहेगा. सक्कस एंट्रिकस में रहेगा न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज बट नॉट न्यूक्लियेजेस. सो इसका आंसर है न्यूक्लियेजेस. आंसर सी, न्यूक्लियेजेस. क्लियर है? आगे बढ़े. अच्छा, तो अगर आप लोगों को पता हो, हम लोग फटाफट रिविजन कर लेते हैं ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सो फार क्या पढ़ा है? अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो आपको पता है, हम लोग कहते हैं कि केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ आवर फूड इनसाइड आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी एंड टू डू वर्क, राइट. तो इस वजह से क्या होता है, ये जो डाइजेशन है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है. जो खाना हम लोग खाते हैं, इस खाने का जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है, ना यू नो, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ये मैकेनिकल भी है, बायोकेमिकल भी है. सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन केमिकल भी है और मैकेनिकल भी है. ऐसा क्यों बेटा? मैकेनिकल बिकॉज वी विल हियर ऑल टाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर एक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, मसल्स विल बी वेरी एक्टिव. एंड केमिकल बिकॉज एंजाइम्स के बिना डाइजेशन नहीं होगा. तो केमिकल एंड मैकेनिकल बोथ. ठीक है. अब बात आती है कि यहाँ पे जो हम लोग खाना खाते हैं वो मोस्टली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों को अगर ब्रेक डाउन हुआ इन तीनों फूड्स का, जिससे वजह से हमको एनर्जी मिलती है और हम लोग डिफरेंट काम कर सकते हैं, तो ये तीनों फूड से हमें एनर्जी मिलती है. तो ये क्या है? ये है एनर्जी फूड्स. ठीक है. इसके साथ साथ वाटर भी रहता है, बट वाटर में कार्बन नहीं है, तो वाटर एनर्जी फूड में नहीं आएगा. बट वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइजेशन का. वाटर भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट बेटा वाटर से एनर्जी नहीं मिलती. एनर्जी सिर्फ इन्हीं तीन कंपाउंड से मिलेगी, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. आगे चलते हैं. इसके अलावा हमारे पास है कुछ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. अब रोटी चावल खा के ही सिर्फ नहीं चलेगा, सब्जी भी खानी पड़ेगी. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर ऑल्सो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल गिव यू वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो ये जो सब्जी और जो आप लोग फ्रूट्स खाते हो, दे विल एक्चुअली प्रिवेंट यू फ्रॉम ऑल अदर इन्फॉर्मेशन. मतलब आपके बॉडी को प्रिवेंट करता है डिफरेंट इन्फेक्शन वगैरह से. ठीक है. प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स, इसीलिए विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स. क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स. मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ. विटामिन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स. क्लियर है? क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स. किसे? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को. और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दे आर एनर्जी फूड. वाटर एनर्जी नहीं देता. और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स. अब मेरी बात सुनो. अब अगर हम लोग सबस्ट्रेट देखेंगे, तो जनरली बॉडी एज अ सबस्ट्रेट, बॉडी विल फर्स्ट यूज कार्बोहाइड्रेट एज अ सबस्ट्रेट, देन
फैट्स एंड एंड में प्रोटीन्स। अगर आपको पता हो तो प्रोटीन्स, अगर कोई क्रैश डाइटिंग करे, अगर बहुत ही क्रैश डाइटिंग चल रही हो तो क्या हो जाता है, तो प्रोटीन्स स्टार्ट, मतलब बॉडी के जो प्रोटीन्स है, जो आपके प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स है, वो धीरे धीरे बॉडी विल बी स्टार्टिंग यूजिंग अप, फिर ना ऐसे पिचक जाते हैं मुंह. सो दिस इज what we have seen in case of crash dieting. बट डाइटिंग बेसिकली सोर्स, मेन सबस्ट्रेट ऑफ जो एनर्जी गिविंग या ब्रेकडाउन है, हम लोग यूज़ करेंगे उसे कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन. सो ऐसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन. सो ऐसे सीरीज में जाएगा. क्लियर है. तो प्रोटीन जनरली जब हम लोग, मतलब जब बॉडी से प्रोटीन यूज अप होना शुरू हो जाता है डाइटिंग की वजह से, उसे हम कहते हैं क्रैश डाइटिंग. क्लियर है. सो हम लोग अगर शुरू करेंगे विद डाइजेशन, सो द मेन definition of digestion, that is the chemical breakdown of the food particles which we eat for release of energy and all the work which we do. It's both a mechanical and a biochemical processes, because and followed by carbohydrates, fats and proteins are the main sources of food which we eat, and they're known as energy food. Water is also very important, but since water has no carbon, so it is not going to give any energy. क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जब ब्रेक होता है, हमें पता है कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड्स बनते हैं तब एनर्जी यूज्ड अप होती है. ठीक है. और जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, हमें पता है कि सिर्फ हमें वेजिटेबल, दाल चावल रोटी खाने से नहीं चलेगा. सब्जी एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ फ्रूट्स. उससे हमको क्या मिलेगा, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारे बॉडी को बचाव करते हैं. सो दे आर नोन एज प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स. ठीक है. अच्छा, ये इतना तक समझ में आ गया. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान लेंगे. तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली होता क्या है. सो पहली बात तो जब भी मैंने कहा कि दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, सो आपको पता है दैट तीनों बॉन्ड्स हमको मिलेंगे. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है. ठीक है. एंड सो दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल्स, पॉलीसैकेराइड्स बनाने के लिए. क्लियर है. सो जब भी हम लोग देखेंगे वेन एवर बॉन्ड्स आर मेड, ठीक है, जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड्स जब मेड, सो देन इन दैट केस वाटर इज बिन, सो जब बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है ना, तो जब देन वाटर विल बी रिलीज. जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को अगर आप याद करो, CONH बॉन्ड, सो जब ये बॉन्ड बना था इट वाज वाटर रिलीज्ड, राइट. बट अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वाटर विल बी रिक्वायर्ड. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ द फूड पार्टिकल्स. हाइड्रोलिसिस ऑफ द फूड पार्टिकल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स आर नोन एज डाइजेशन. सो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड पार्टिकल्स. हाइड्रोलिसिस क्योंकि वाटर रिक्वायर हो रहा है, और कैसे रिक्वायर हो रहा है, वाटर ब्रेक हो जाएगा, H and OH में दोनों कंपाउंड्स में आ जाएगा. सो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑफ द hydrolysis of the food particles and their chemical breakdown by the presence of enzymes is known as digestion. So मैंने क्या कहा, hydrolysis of the chemical compounds by chemical process which is mediated with the help of enzymes is known as digestion. क्लियर है. और जब हम लोग खाना अंदर लेते हैं बक्कल कैविटी से, उसे हम कहते हैं इंजेशन. ठीक है. जब उस खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उस केमिकल कंपाउंड की एंजाइमेटिकली, उसे हम कहते हैं डाइजेशन. फिर उसके बाद वही डाइजेस्टेड खाना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू इट इज़ पास्ड ऑन, उसे कहते हैं हम अब्जॉर्प्शन. फिर वो फूड, फिर वो जैसे ही अब्जॉर्प्शन हुआ, उस जो भी कंपोनेंट्स यानी कि शुगर, अमीनो एसिड्स वगैरह एट्सेट्रा जो भी हमें मिले डाइजेशन से, वो हम यूज़ करेंगे हमारे दूसरे बॉडी के पर्पसेस के लिए, right. So that is what we're going to use for our several other body purposes. That is known as assimilation. And finally the undigested food which is left behind will be removed out from the body with the help of egestion. ठीक है. सो बात ये है, या तो वो अनडाइजेस्टेड हो सकता है, या तो वो डाइजेस्टेड है बट अनअब्सॉर्ब्ड है. इसका मतलब डाइजेशन तो हुआ है उसका, बट अभी बॉडी में उस पर्टिकुलर खाने की नीड नहीं है.
तो उसे अब्जॉर्ब नहीं हुआ, वैसे का वैसे रह गया। सो इजेशन किन का होता है, या तो कम्प्लीटली अनडाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, इसका मतलब हमारे बॉडी में वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं उन खानों को डाइजेस्ट करने का, यानी कि वो एंजाइम्स, पर्टिकुलर एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड है डाइजेस्टेड तो है बट वो अब्जॉर्ब नहीं है, इसका मतलब बॉडी में करंटली उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है वो, so on the same time what we can say that they are not absorbed, so they are digested but not absorbed, egestion जाएगा, if they are undigested itself they will also go for egestion only. Clear है. So these are the 5 steps of digestion: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. क्लियर है. अब मूव इन करते हैं. देखो अब पहली बात तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स में. ठीक है. सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. क्लियर है. अब मेरी बात सुनो नाउ. सो अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ के जो पार्ट्स हैं वो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन. तो इसके क्या है, पार्ट्स directly involved in digestion, or they take part in digestion, or the food will travel from here, and these are not directly taking part इन डाइजेशन. सो इसका क्या होता है, इसके जो भी सिक्रीशंस है ना, किसके, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के, इसके जो भी सिक्रीशंस हैं, इसके सिक्रीशंस एलिमेंट्री कैनाल में पोर करते हैं. ठीक है. सो एसोसिएटेड ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस सिक्रीशन विच आर हेल्पफुल फॉर डाइजेशन, produces secretions which are required for digestion. ठीक है. सो अब ये इनके सिक्रीशंस क्या होंगे, these will be dropped to the alimentary canal. ठीक है. So these will produce secretions which are required for the digestion, and these secretions will be dropped into the alimentary canal for the process of digestion. So ये secretions क्या होंगे, ये तो produce होंगे by associated glands, but they will be dropped in the alimentary canal for the process of digestion. Clear है. So ऐसे करके अब alimentary canal में क्या है, alimentary canal will start from the buccal cavity. So alimentary canal has two openings. एक है anterior opening जो कि हमारा माउथ, दूसरा है posterior opening which is the anus. ठीक है. So alimentary canal has two openings, mouth and anus, the anterior opening and the posterior opening. अब इसके बाद alimentary canal में buccal cavity, जैसे कि मैंने कहा माउथ है, फिर इसके पास है pharynx, और दिस इज pharynx के पास 3 पार्ट्स हैं which is nasopharynx, laryngopharynx and oropharynx. ठीक है. Then it will be the trachea or the glottis and the epiglottis, and then it is the esophagus. This esophagus will come down to the stomach will be followed by the small intestine, and then after the small intestine it will be the large intestine, and the food will leave out the body with the help stored in the rectum and will leave out from the anus. Clear है. अब मेरी बात सुनो. पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, दैट इज माउथ. अच्छा. सो माउथ हैज एन एक्सटर्नल स्लिट व्हिच इज आवर लिप्स, and then inside the mouth what do we have? So first of all, and inside the mouth we have teeth. तो पहले हम teeth देख लेते हैं. ठीक है. so teeth में क्या होता है, अच्छा, so तीनों चीजें आपको teeth में याद रखनी है. थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट. ठीक है. सो बेसिकली टीथ में वी हैव जनरली 3 टर्म्स, वन इज थीकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफियोडोंट. अब थीकोडोंट का क्या है, ये जो हमारा जॉ है,
right? So this jaw which we have, the lower jaw and the upper jaw. So in the lower jaw, this gum, this can hold the teeth on top of it, ठीक है? तो इसे एक socket joint like it. It's a joint, it's a jaw bone which has a socket like structure to which the teeth can be embedded inside, ठीक है? So this condition is known as thecodont, where what will happen, your teeth can be embedded inside the jaw bone as a socket. So this behaves as a socket, and this is known as the thecodont. अब हेटेरोडोंट क्या है कि एक ही लाइफ टाइम में वी कैन सी देयर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट, व्हिच इज इंसाइज, कैनाइन, इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. उसके लिए हेटेरोडोंट. नाउ डाइफियोडोंट इज दैट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मैमल we generally arouse two different sets of teeth. One is the milk teeth, the deciduous teeth, which will fall off, and then what will happen, that finally this new one, that the new teeth will develop at the next. Initially there's old teeth which will fall off, deciduous teeth, which is a temporary teeth that will fall off, and the new teeth, okay, the new teeth will finally be developed after that. So there, in that case, it has two different, so therefore, since the teeth will be developing twice in a lifetime, we call it as diphyodont. So thecodont is the insertion of the teeth to the jawbone or the socket-like structure, that is called thecodont. Heterodont, 4 different types of teeth: incisors, canines, premolars, molars, and diphyodont is that in case of diphyodont there are two different. So yes, what would be diphyodont? So diphyodont is that two different sets of teeth will be aroused in a single person via lifetime. First is the primary or the milk teeth or the deciduous teeth which falls off, then followed by the permanent teeth which is going to be present in a human till up to 21 to 22 years of age, because that is when ultimately the upper jaw and the lower jaw of permanent teeth is completed by the development of the wisdom teeth. एनीवे क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये टीथ का हो गया. अब इसके बाद क्या है कि ये, अच्छा, इसका फ्लोरल फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, 2123 बाई 2123. सो ये क्या है? दिस इज हाफ ऑफ वन जॉ, ठीक है? हमको पता है दैट वी हैव 16 टीथ, 8 plus 8, so this is half. So basically 16 plus 16, 32. So here it is 8 and 8 to form 16. So this is half of one jaw. That means you just have 8, right? So this 2123 would stand for incisors, canines, premolars, and molars, correct? Now, so this is a complete adult who already has the wisdom tooth, but children who do not have the wisdom tooth will have 2122. Right, or 2122 to 2121, etc, etc, but it just depends. But in case, yes, so here that I'm saying that in case of adults it will be 2123, because this shows that the wisdom tooth is present. But to infants who are of 12 to 17 years and who will not have the wisdom teeth, it will be 2122. Why 2122? Because the last molar is absent. क्लियर है? अच्छा, इन इन्फेंट्स प्रीमोलर्स नहीं रहते, बट जब तक वो प्रॉपर अडल्ट बन जाते हैं, सो देयर द प्रीमोलर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. टीथ हो गया. अच्छा, दिस वन हो गया. अब है टंग. अब थोड़ा टंग के बारे में बात कर लेंगे. अच्छा, सो आपको पता होगा कि टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल एंड उसका अपर एंड द लोअर सरफेस है. अपर सरफेस थोड़ा रफ है क्योंकि उसमें पैपिले प्रेजेंट है, ठीक है? और पैपिले में भी बहुत सारे टाइप ऑफ पैपिले है. वी हैव फोलिएट, वी हैव सर्कमवेंट एंड एटसेट्रा. सो बेसिकली ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है. फ्यूजी फॉर्म भी है और फंजाई फॉर्म भी है. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे में फोलिएट फॉर्म नहीं होता. Why? Because the only form of papilla which we do not have in mammals or in humans, the answer is foliate. ठीक है? फोलिएट टाइप ऑफ पैपिले हमारे पास नहीं होते. हमारे पास नहीं है फोलिएट टाइप ऑफ पैपिले. रादर बाकी तीनों हमारे पास है, ठीक है? और उसमें से भी द थिंग इज दैट, ये मैं कह रही थी, तो ये याद रखना है कि टंग एक मोटा मसल है. अपर एंड लोअर सरफेस, लोअर सरफेस अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी विद हेल्प ऑफ फ्रेनुलम. सो लोअर सरफेस में अगर आप ऐसे करो तो आपको एक मस्कुलर फ्लैप दिखेगा, देखो नीचे ऐसे, तो इसे कहते हैं फ्रेनुलम, जिससे आप लोअर सरफेस से अटैच रहोगे. और जो अपर सरफेस है, सो दैट, जिसका मैंने कहा कि देयर प्रेजेंस ऑफ वेरियस पैपिला, सो उस पैपिला में फोलिएट पैपिला हमारे पास नहीं होता.
क्लियर है। एंड जो बीच वाला पैपिला है वो मैक्सिमम है, बट हमारे टेस्ट बस्ट उसमें नहीं है, ठीक है। सो यस, दिस लीव विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स। सो टेस्ट बड्स जनरली आपको पेरीफेरी में मिलेंगे, बीच में नहीं। अगर आप कोई भी खाना बीच से खाओगे तो शायद आपको उसका टेस्ट नहीं मिलेगा, बट चारों ओर आपको टेस्ट है, बीच में कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट बड यानी क्योंकि टेस्ट बड्स नहीं है। क्लियर है। अच्छा, अब टंग के बाद वी विल स्लाइटली गो टू द ना अपर पार्ट ऑफ द, अगर हम ओरल कैविटी देखें, बक्कल कैविटी से कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, और उस सॉरी हार्ड पैलेट। इसी को तो टंग को पीछे करो, you will get soft palate. So this palate is made up of hard palate and soft palate. soft palate पीछे की तरफ होता है, hard palate आगे की तरफ होता है। hard palate का अगर आप ऊपर ऐसे जीभ लगाओ के देखोगे तो hard palate का सरफेस रेगुलर या स्मूथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि this has to accommodate the food. ना फूड जो हम खाते हैं उसमें बहुत म्यूकस वगैरह सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सेमी सॉलिड बोलस बन जाता है, तो इट्स वेरी, वो बहुत ही जल्दी गल्प डाउन हो जाएगा, बट ये हमें नहीं चाहिए। हम चाहिए कि the food is staying in the mouth for a longer time, so that enzymes उस पर एक्ट कर सके। क्लियर है। अब जब फूड को रोकने के लिए ऊपर वाला सरफेस थोड़ा ऐसे कर्वी बनाया गया है, सो दैट वो फूड को होल्ड कर सके, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद क्या होगा? सो इसके बाद फूड नाउ विल फाइनली एंटर इनटू द सो फूड को थोड़ा सा, सो नाउ आफ्टर क्या है कि फूड ने जैसे ही we've taken in, so now अंदर inside the internal, if this one इनर पैलेट, एग्जैक्टली उसके नीचे एक ओवरहैंग है जिसका नाम है यूव्यूला। सो एग्जैक्टली डाउन देयर इज एन ओवरहैंग कॉल्ड uvula, which is protruding out from the end of the small palate. Now this uvula का काम यही है to prevent the backflow of the food from the esophagus or the pharynx to the nasal chamber. So uvula क्या करता है? uvula का काम है prevents the from the oral cavity to the nasal cavity. क्लियर है, ठीक है। सो नाउ सो यूव्यूला का क्या है फिर? यूव्यूला चारों तरफ से इट विल बी कवर्ड बाय द पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एंड एज आई टोल्ड यू दैट इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द फ्लोरल और फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द नेजल कैविटी, एंड दिस इज सराउंड बाय ऑल द साइड्स विद द हेल्प ऑफ द टॉन्सिल व्हिच आर नोन एज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था कि कुछ बोन्स है, ठीक है। सो जैसे कि ये पैलेट है तो पैलेटाइन होगा, मैक्सिला होगा। सो मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन भी यहाँ पे रहेगा, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन्स आर आल्सो हियर। नाउ अब जैसे ही यूविला व्हिच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द नेजल कैविटी, सो इसकी वजह से यूविला इज प्रेजेंट देयर एज अ फ्लैप। क्लियर है। नाउ व्हेन द फूड विल पास डाउन टुवर्ड्स द लैरिंग्स, and from the larynx it will actually the food will pass down to the pharynx, यानी कि oropharynx से pharynx से pass करने तक oropharynx will pass the food from the oropharynx to the pharynx, then pharynx to the laryngopharynx etc, and nasal pharynx है तो nothing. So understood. So basically क्या होता है that ये this nasal cavity, so this oral cavity to the nasal cavity, ये है uvula which is covered by 3 ends with the help of some, so yeah, they are covered with the help of the palatine tonsils. Now this food when it goes in, right, so palatine tonsil, right, no sorry, palatine bone. Now what will happen? So the food which is masticated into the mouth is being converted into a semi-solid food bolus by mixing it up with saliva, and then the food is ready to be gulped down. Now before that what have we learned? That in this case when the food is all ready and we will be seeing that तो यहाँ पे
यूव्यूला हमने देखा कि एक छोटा कार्टिलेजिनियस फ्लैप है। क्या है? छोटा फ्लैप है जो कि आउटर यानी कि इनर पैलेट जो कि सॉफ्ट पैलेट है उसके नीचे से स्मॉल पैलेट से ओवरहैंग वाज हैंगिंग एंड ये प्रिवेंट किया। ठीक है, अब आगे जाके हमको मिलेगा एपिग्लॉटिस। ठीक है, दिस इज ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द laryngopharynx ki there is a presence of this epiglottis which is actually preventing the entry of the food into the windpipe but to go in the food pipe only. And so this that was epiglottis was actually maintaining. Epiglottis was closing the opening of the other tube which is known as glottis, and then the food could actually pass down the esophagus and reach up to the stomach. Now in the esophagus what happened, that in the esophagus there are several cells. So if you know, we'll be talking about the alimentary canal also, we'll be talking about the proper histology of the alimentary canal. So in the so here talking about in the esophagus, the cells will soon, or the food particle will soon move down and reach the stomach to start the process of digestion. So this is what we can discuss today. Fine. So we have discussed about uvula, etc., etc. Now in the next class we will be discussing the rest part of digestion. Don't worry, when I've said कि I will complete the digestion entire revision तो मैं complete करवा के ही दूंगी. Next class में हम लोग इसका पूरा जो कि 4 बजे की 4 PM की आप लोगों की क्लास है, आपको पता है, वो 4 बजे की क्लास में हम लोग फटाफट इसको रिविजन कर लेंगे. क्लियर है? ठीक है, जितना पार्ट बचा है हम लोग उतना रिविजन कर लेंगे 4 बजे की क्लास में. सो तब तक बच्चों, सी यू ऑल एट 4 PM. बी देयर एंड टेक केयर.